हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए हम लोगों ने सीरीज़ भी पढ़ा और एच अल्फा एटम्स को हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं क्योंकि वो विजुअल रीजन में लाई करता है। उसका जो स्पेक्ट्रा है वो विजुअल रीजन में लाई करता है, इसीलिए हम उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम क्या क्या चीज़ें हम लोगों को फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का फाइन स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या टर्म्स और क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल हम लोगों को जो एच अल्फा के स्पेक्ट्रा मिले थे, फाइन स्ट्रक्चर जो मिला था वो 3 ही मिले थे। पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग ने बोर समरफील्ड मॉडल, बोर समरफील्ड थियरीज पढ़े और उसके बाद जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो हमें पता चला था कि सिर्फ हमारे पास जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा जो आए थे वो 3 ही थे, बट एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा था कि द नंबर इज 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी और उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन और एलएस कपलिंग, और हम उसको वेक्टर एटम मॉडल भी कहते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता रखा है। तो बेसिकली फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो फाइनली एक्सप्लेन हुआ बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन और कपलिंग और एलएस कपलिंग। ठीक है, क्योंकि आगे हम जे कपलिंग भी पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल जो कपलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है एलएस कपलिंग। ओके, now what is the spin orbit coupling? This is the interaction between electrons spin magnetic dipole moment and the internal magnetic field arises from orbital motion of electron. ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन स्पिन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और जो उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन होता है उसकी वजह से क्या है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, उन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन होता है उसी को हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कहते हैं। ये इंटरैक्शन ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बट ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन स्ट्रक्चर के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मतलब 3 तो हमें क्या, उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और जो बोर समरफील्ड थ्योरी ने क्लासिकल एंड क्वांटम जो बोथ उन्होंने कंसीडर किया था वो तो है ही है, बट जब हम स्पिन कंसीडर कर लेते हैं, जब हम स्पिन के साथ ऑर्बिटल का कपलिंग और हम कह सकते हैं इंटरैक्शन, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये भले बहुत ही वीक इंटरैक्शन है, बट इसके कारण हमें 2 एक्स्ट्रा जो फाइन स्ट्रक्चर है, 2 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें एक्स्ट्रा मिलता है, विच इज़ एबल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, रिलेटिवली दिस इज अ यहाँ लिखा भी है, रिलेटिवली वीक इंटरैक्शन बट इज रिस्पॉन्सिबल पार्शियली फॉर द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटम। 1 इलेक्ट्रॉन एटम इज हाइड्रोजन एटम, जो नॉर्मल सबसे वो है आपका जो सबसे मीन्स स्मॉलेस्ट एटम बोल सकते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम जो होगा वो सबसे ईजिएस्ट जो है वो हाइड्रोजन एटम है। इसलिए हम हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम्स के स्पेक्ट्रा को, चूँकि वो विजिबल जो हमारा सीरीज़ है वो विजिबल एच अल्फ़ा की जो सीरीज़ है वो हमारा विजिबल रेंज में पड़ता है, तो हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये शायद आप लोगों को मास्टर्स में इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी आप लोग अगर आप लोग अपना जो स्पेशलाइजेशन है, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी रखते हो तो इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे ना।
ये चीज़ें जो हैं, जो अभी मैं फार्मूला ये मैं डिराइव नहीं करूँगी, क्योंकि ये बुक में हम हर बुक में मिल जाएगा आपको। तो जो शॉर्ट टर्म्स हैं, उसके फार्मूला हैं, वो मैं आपको बस बता रही हूँ। इसके अलावा आप बुक में ये चीज़ देखोगे ना। तो ये कंसीडर किया गया, अभी मैंने आपको बताया था कि ये इंटरेक्शन किसके किसके बीच होता है। एक तो ऑर्बिटल मोशन और ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसके इंटरेक्शन के बीच। तो यहाँ पे अगर हमारे पास B इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड और म्यू एस इज़ योर स्पिन डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये देख सकेंगे कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का माइनस म्यू एस डॉट ऑफ बी, वेर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू एस इज द डायपोल मोमेंट। ठीक है, ना spin magnetic dipole moment. Now this is additional energy due to precession of atoms in magnetic field. ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी इसको कहा गया है, और ये एक एडिशनल एनर्जी है जो कि देता है हमारे एटम को बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एडिशनल एनर्जी हमारे एटम को मिलता है क्योंकि वो एक प्रिसीजन कर रहा है, और प्रिसीजन की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से हमें ये एनर्जी मिलती है। बट आपको ये पता है, अभी वेक्टर एटम मॉडल जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने स्पिन, जब हम इलेक्ट्रॉन स्पिन पढ़ा था तो हमें ये पता था कि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन स्पिन वाले उसमें मैंने डिराइव किया हुआ था, वेयर जी एस इज योर जी फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ जी एस इज 2। तो यहाँ पे इन्होंने उसको पुट कर दिया सिंपल सा E/m(s) डॉट ऑफ बी, ये यहाँ पे पुट कर दिया और 2 कैंसिल हो गया बिकॉज जी एस की वैल्यू 2 पुट कर दी इन्होंने, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और फिर हमारे पास जो बचा वो ये इक्वेशन बचा ना। फॉर 2 पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली उसके बाद इसको फिर से मैथमेटिकली E/m(s) और B की वैल्यूज़ अलग अलग तरीके से पुट कर किया गया, और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल एनर्जी निकल के आई, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी जो निकल के आई वो ये है। इसका डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, आप बस एक बार बुक से इसका डेरिवेशन देखो। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब ध्यान रखनी है कि ये क्या है। वेयर आर इन्फिनिटी इज़ योर रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर एन इन्फिनिटी हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस के लिए जो रेडबर्ग कांस्टेंट है आर इन्फिनिटी की ये वैल्यू है, एंड अल्फ़ा इज़ योर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फ़ा जो है वो क्या है, वो एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। आपको ये इक्वेशन बिल्कुल याद नहीं रखनी है, बस इसका डेरिवेशन एक बार देख लेना बुक में और आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है टर्म शिफ्ट, उसके बाद वो टर्म शिफ्ट को भी इन्होंने डिफाइन किया। टर्म शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन के कारण ऑर्बिटल स्पिन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण जो शिफ्ट होता है, जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है, उसी को हम कहते हैं टर्म शिफ्ट। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब शिफ्ट होगा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से, तो वो जो शिफ्टिंग हो रही है उसकी जो वैल्यूज़ निकलेगी मैथमेटिकल फार्मूला से, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, विच इज़ डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, विच डेल्टा ई इज़ योर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी बाय एच सी। ओके ना,
अब उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने डेल्टा ई की वैल्यू जो थी वो टर्म शिफ्ट पे पुट कर दिया। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू टर्म शिफ्ट पे पुट किया उन्होंने, तो ये निकल के आया ना। आपको पता है कि जे की दो वैल्यूज़ होगी, एक हो जाएगा हमारा एल प्लस हाफ, बिकॉज जे इज इक्वल टू एल प्लस माइनस एस, वेयर एस इज योर हाफ। तो जे की अगर एक वैल्यू एल प्लस वन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एल प्लस वन पुट कर देंगे, और जब हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें ये इक्वेशन मिला, मतलब ये सिर्फ एल डिपेंडेंट है। और जब हम जे की वैल्यू एल माइनस हाफ पुट करेंगे तो ये हम देखेंगे कि ये एल प्लस वन टर्म बचेगा इसमें पुट करने के बाद, एस की वैल्यू यहाँ हम हाफ पुट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व, क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर ये एक कांस्टेंट टर्म हमेशा हमें मिलेगा, ये कांस्टेंट टर्म हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे अलग अलग। अब आप ये देखो कि जे के लिए भी शिफ्टिंग हो रही है, जे के लिए भी चेंज इन शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि द डिफरेंस बिटवीन देम, जो शिफ्टिंग होगी, मतलब टर्म शिफ्ट होगा जे इज इक्वल टू एल माइनस एस के लिए, और जो टर्म शिफ्ट होगा एल प्लस जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए, तो उन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमें मिलता है दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से समझिए। जे एल प्लस हाफ अपर लेवल, जे एल माइनस हाफ लोअर लेवल, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम द डिफरेंस बिटवीन द टर्म शिफ्ट कहेंगे ना। तो अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें ये किस पे डिपेंड कर रहा है वो ज़रा देखते हैं ना। ये दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन स्प्लिटिंग इंक्रीजेज विथ, ये बेसिकली स्प्लिटिंग बता रहा है ना। ये देखिए जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ और जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ के बीच का स्प्लिटिंग बताएगा। तो अब स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो स्प्लिटिंग है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन स्प्लिटिंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी इंक्रीज करेगा, एंड स्मॉलर फॉर हायर एच एंड हायर एल, चूँकि ये एल और एन नीचे है तो हम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है जैसे जैसे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, जैसे जब हम लो वैल्यू एल और एन का लेंगे, बट जैसे जैसे हम हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन जो है वो क्या होगा, वो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन का जो स्प्लिटिंग है वो डिक्रीज होते हुए चला जाएगा, और जैसे जैसे इसकी एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगी स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन जो स्प्लिटिंग है वो इंक्रीज कर जाएगी। इट इज़ जीरो फॉर एस टर्म, जब एन इज इक्वल टू एस है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, फॉर विच जे इज इक्वल टू हाफ, बिकॉज एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एस के लिए एन इज इक्वल टू वन एंड एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जे की एक ही वैल्यू आएगी ना, हाफ, ठीक है। तो जे की वैल्यू हाफ ही आएगी, तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो हमारा स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन स्प्लिटिंग है, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो होगा ही नहीं, इन दोनों का बीच का गैप होगा नहीं, बिकॉज जे इज इक्वल टू हाफ, फिर वो प्लस हो या माइनस हो, हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी स्प्लिटिंग की वैल्यू वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। एंड आर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो ये होता है, अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, वरना जहाँ भी आप न्यूमेरिकल करोगे या जहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वैल्यू आपको दी जाती है। एंड अल्फा एज अ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, पिछले पेज में आपने देखा था, तो अल्फा की जो वैल्यू होती है 1/137 होता है, विच इज़ अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको एक बार आप बुक से पढ़ो, इसमें एक्सेस कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम
जो क्योंकि ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर को ये थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसके बाद जो पोर्शन आएगा, इसके बाद पोर्शन में हम ये देखेंगे कि हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी उसमें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शंस भी करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज फिर से एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं। बेसिकली हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि समरफील्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा जो थ्योरेटिकल नंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ रहे थे एच अल्फा का, वो 3 ही था, बट एक्सपेरिमेंटली जब हम लोगों ने उसको देखा तो वो 5 थे, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर एटम मॉडल का हम लोगों ने हेल्प लिया और वेक्टर एटम मॉडल सक्सेसफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सका। वही एक्सप्लेनेशन जो है, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ये बेसिकली वही एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ शुरू हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, इंट्रैक्शन एलएस कपलिंग को कंसीडर किया। वेक्टर एटम मॉडल में एक नया टर्म उन्होंने यूज़ किया विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन स्पिन। उसके बाद फिर उन्होंने ये देखा कि चूंकि अब एलएस कपलिंग हो रही है और यहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे जो एटम है उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एडिशनल एनर्जी मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट प्रिसिशन ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस था, मैथमेटिकल फार्मूला जो था, हम उसको सॉल्व करते हुए चले गए। और उसके बाद हमने ये कंसीडर किया कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने ये देखा कि एलएस कपलिंग जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है और टोटल इनर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है टोटल मोमेंटम पे। तो इसीलिए हम लोग ये जानते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जे का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 पॉसिबिलिटीज से है। एक तो होगा जे इज इक्वल टू एल प्लस एस और दूसरा होगा जे इज इक्वल टू एल माइनस एस। फिर उसके लिए हम आगे सॉल्व किए, ये सारे टर्म्स जो थे वो कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने लिखना शुरू किया। ये सारे कांस्टेंट टर्म कैसे आए हैं, इसके लिए आपको एक बार किताब पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, एक बार बुक ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया गया। फिर डिफरेंट एल और जे की वैल्यूज़ के लिए, डिफरेंट एल और जे की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग सा टर्म शिफ्ट निकाला गया। और टर्म शिफ्ट निकालने के बाद इन दोनों को जब माइनस किया गया तो हमें जो मिला वो क्या था, वो था बेसिकली स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रा स्प्लिटिंग, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है। तो फिर हम लोगों ने ये देखा जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे, द वैल्यू ऑफ क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है हम ये देख रहे हैं कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, और इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो जैसे जैसे भी हम इंक्रीज़ करेंगे, ये हमारा रिलेशन है, उसी तरीके से हमारा स्प्लिटिंग या तो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। बस एक इस टर्म के लिए, बेसिकली एस ऑर्बिटल के लिए ये जो टर्म शिफ्ट होता है, और आप इसे कह सकते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो स्प्लिटिंग होती है वो 0 होती है, बिकॉज वहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो सिर्फ हाफ होता है। और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जे नहीं लेता है बिकॉज एल इज इक्वल टू 0। और जब एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे जे की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, सिर्फ एस बचेगी। इसीलिए ये चीज़ें ऐसे हैं। ओके, देन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया विच इज़ नोन एज क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक कंट्रीब्यूशन। तो इसमें आगे नेक्स्ट क्लास में छोटा सा वीडियो बनाना है, उसमें हम ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली रिलेटिविस्टिक आइडियाज़ को कैसे इसमें मर्ज किया गया और उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद हम सिलेक्शन रूल्स पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।